देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आता होगा कि बिहार स्पेशल की प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से हम देखें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही चला जा रहा है और इसमें हम उस तरह के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीटली वॉच कर लिया, इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जो कि आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये आज हम चौथा वीडियो देखेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा। 5 पार्ट में टोटल हम 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कथन वाइज क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप बस आराम से वीडियो को देखिए। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 91 इसलिए क्योंकि इसके 3 पार्ट तक हमने 90 क्वेश्चन तक कवर किया है। तो चौथा पार्ट का पहला प्रश्न यह है कि बिहार के सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और जल संचयन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर रोहतास जिले के डेहरी में स्थित है। ये जो कि मेरा शहर है डेहरी, जो भारत के सबसे लंबे बैराजों में से एक है और यहीं से पूर्वी और पश्चिमी सोन नहरें निकलती हैं। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि औरंगाबाद और रोहतास की सीमा पर बना ये इंद्रपुरी बैराज सोन नदी की पानी को नियंत्रित करता है और दक्षिण पश्चिम बिहार की मुख्य नहर प्रणाली में से एक इसे माना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है कि बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में बाढ़ की अधिकता के कारण नहरों द्वारा सिंचाई का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए वहां कोई नहर ग्रिड नहीं है। तो ये पॉइंट एक तरह से पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी जिले जैसे कि पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, यहाँ पर बाढ़ आती है, लेकिन रबी और जायद की फसलों के समय सूखा रहता है। इसलिए कोसी नहर प्रणाली के माध्यम से इन जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है। तो नहर नहीं है कहने का मतलब तो पूरा तरह से गलत हो ही जाता है। तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि चंदन जलाशय परियोजना बिहार के बांका और भागलपुर जिले की सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी देने के लिए चंदन नदी पर बनाई गई है। एक पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चंदन नदी बांका की एक प्रमुख नदी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, बांका की ये प्रमुख नदी है चंदन नदी। ठीक है, बांका, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, राइट। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जिस पर बना बांध भागलपुर और बांका के कृषि क्षेत्रों के लिए काफी एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, तो सत्य के रूप में 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल बनता है कि बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी दी गई है और यह नदी पूरी तरह से बिहार के भीतर ही संपन्न होगी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि पहला जो पॉइंट कह रहा है कि वो कह रहा है मतलब यहाँ पर पूरी तरह से बिहार के भीतर ही संपन्न होगी। तो मध्य प्रदेश की केन बेतवा परियोजना के बाद कोसी मेची परियोजना देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजना में शामिल है और इसमें कोई अन्य राज्य शामिल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड आता है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को मेची नदी, जो महानंदा की सहायक नदी है, में भेजना है, जिससे सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया, कटिहार, अररिया को बाढ़ से राहत मिलेगी और सिंचाई का विस्तार होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट पे नजर डालते हैं, मेची नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि मेची नदी उत्तर की मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं, यह बिहार के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में किशनगंज के पास बहती है और ये नेपाल से निकल करके आती है। तो ये पॉइंट तो हमारा पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सत्य के रूप में देखेंगे तो 1 और 2 करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के गया जिले की फाल्गु नदी पर बनाए गए भारत के सबसे बड़े रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आपको पता है कि 2 साल पहले की बात है जो कि बनाया गया था और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसका जो है 411 मीटर, ये याद रखिएगा। और तीर्थ यात्रियों के लिए फल्गु नदी में पूरे वर्ष कम से कम 2-3 फीट पानी सुनिश्चित करना, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, रबर डैम आपका गयाजी डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, बिहार की कौन सी प्राचीन नहर प्रणाली गंडक नदी से जुड़ी हुई है और सारण, चंपारण व मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया था। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा त्रिवेणी और त्रिहुत नहर प्रणाली, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे।
गंडक परियोजना के अंतर्गत निकाली गई मुख्य नहरों में तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर शामिल है और यह उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के कृषि विकास का मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है कि दक्षिण बिहार के मुंगेर और लखीसराय जिलों को सिंचाई प्रदान करने वाली बढ़ैया टाल परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस नदी के जल संचयन और जल निकासी प्रबंधन से है? तो देखिए, बढ़ैया टाल की अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, गंगा और क्यूल नदी तंत्र। बढ़ैया टाल क्षेत्र लखीसराय और मुंगेर जिले में गंगा के दक्षिण में स्थित है, जहां क्यूल और गंगा के बाढ़ का पानी जमा होता है। इस टाल परियोजना का लक्ष्य समय पर जल निकासी करना है ताकि किसान रबी और बुआई जो कि समय पर कर सकें। तो राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है कि बिहार में पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स के भंडारों और औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अब्रक जो एक उत्कृष्ट विद्युत कुचालक खनिज है, यह कह सकते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि अबरख जो है वो मुजफ्फरपुर में नहीं, जबकि बिहार में केवल दक्षिणी जिलों जैसे कि नवादा हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया कि अग्नेय और क्रांतिक चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से नवादा देखेंगे, आपका जमुई हो जाएगा और साथ ही साथ गया में, खास करके ये नवादा में देखने को मिलता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि सिल्टी सैंड और सोर का उपयोग ऐतिहासिक रूप से बिहार में बारूद बनाने के लिए किया जाता था। इसका संकेंद्रण मुख्य रूप से सारण, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के मैदानी इलाकों में था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होगी, ये पॉइंट हमारा सही होगा, क्योंकि बिहार का नोनी जो समुदाय था, नोनिया अपने विद्रोह भी जानते हैं, नोनिया समुदाय ऐतिहासिक रूप से मिट्टी से सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट निकालने का काम में लाता था और अंग्रेजों के काल में यहाँ से बारूद बनाने के लिए सोरे का बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता था। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा। तीसरा है कि अब्रख बेल्ट का विस्तार बिहार के गया और नवादा जिलों से होते हुए झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह तक जाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गया नवादा की पहाड़ियां सीधे झारखंड के कोडरमा, जिसे भारत का अब्रख राजधानी भी कहा जाता है, से जुड़ी हुई है और एक ही खनिज बेल्ट का हिस्सा इस तरह से माना जाता है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सेकंड और थर्ड। उम्मीद है कि वीडियो को आपने अब तक लाइक जरूर कर दिया होगा, नहीं किया यार कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के रोहतास जिले में मिलने वाले अमझोर क्षेत्र के खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि अमझोर विश्व स्तर पर थोरियम के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं ये गलत होगा, क्योंकि अमझोर थोरियम के लिए नहीं बल्कि पायराइट यानी लोहा और सल्फर का यौगिक होता है, पायराइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। थोरियम हम जानते हैं भारत में जो कि केरल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो मोनाजाइट है वहां से, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, गलत है। सेकेंड आता है कि यहाँ पाए जाने वाले पायराइट्स का उपयोग गंधक का अम्ल और रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए सिंदरी और स्थानीय कारखानों में किया जाता है। ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो अमझोर क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला प्रणाली के चूना पत्थर और सैंडस्टोन की परतों के बीच पाया जाता है। देखिए, रोहतास की पहाड़ियां विंध्य क्रम की है और जहां की तलचट्टी जो चट्टानों में पायराइट के बड़े भंडार दबे हुए हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारा करेक्ट होगा, सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर किस विशेष पत्थर का खनन किया जाता है जो घरों की छतों, फर्शों और विद्युत बोर्डों में इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लेट और क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट के लिए कौन सा जिला काफी फेमस है? मुंगेर। ध्यान रखिएगा, गैरो का क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए और बॉक्साइट के लिए भी आपका मुंगेर, गैरो का मतलब गैरो का बक्सा भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने याद किया था बॉक्साइट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में किस प्रमुख खनिज आधारित विशाल औद्योगिक परियोजना की स्थापना की गई है जो राज्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करती है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी नवीनगर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस जैसे अग्निरोधक खनिज के सीमित निक्षेप पाए जाते हैं जिसका उपयोग आग से बचाने वाले कपड़े और सीमेंट को मतलब सीमेंट की चादरें बनाने में की जाती है? तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मुंगेर। देखिए, बिहार में मुंगेर जिला कुछ दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति के लिए काफी जाके महत्वपूर्ण माना जाता है। मुंगेर के पहाड़ी
हिस्सों में बहुत ही सीमित मात्रा में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि बिहार की जनसंख्या के भौगोलिक वितरण और घनत्व प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि बिहार का जो जन घनत्व उत्तर के मैदानी जिलों में दक्षिण की पठारी जिलों की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ और कृषि योग्य। ध्यान से समझने हैं। देखिए ये पॉइंट एक तरह से हम कह सकते हैं सही होगा, क्यों? क्योंकि उत्तर बिहार के मैदानी जिलों जैसे कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, शिवहर की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और पानी की उपलब्धता आसान है, जिससे यहाँ आबादी जो कि दक्षिण बिहार के पहाड़ी और कम वर्षा वाले जिलों से ज्यादा है। तो ये आप आराम से समझ सकते हो, एक तरह से करेक्ट है। सेकंड आता है कि शिवहर जिला जो कि बिहार का सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला है, वह क्षेत्रफल के मामले में भी राज्य का सबसे बड़ा जिला। जी नहीं, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला ये नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो हमारा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा होता है, भले ये जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि पटना जिला बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी कुल आबादी 2011 में लगभग 58 लाख से अधिक थी। ये पॉइंट करेक्ट होगा। पटना जो है एक तरह से हमारा राजधानी है और उसके उपनगरीय क्षेत्रों के कारण पटना जिला आबादी के मामले में बिहार में पहले स्थान पर आता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट होगा सत्य के रूप में, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी। अगला सवाल बनता है कि बिहार की साक्षरता प्रतिरूप और लैंगिक असमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जेंडर गैप के बारे में। पहला पॉइंट है कि बिहार में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच लगभग 20% का एक बड़ा अंतर गैप देखने को मिलता है। ध्यान से समझने वाली बात होगी यहाँ पर। अगर हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, बिहार में मेल साक्षरता लगभग 71.2% मानी जाती है और वहीं पर फीमेल साक्षरता की बात करें तो 51.5% होता है। और ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, लगभग 20% के आसपास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड आता है कि साक्षरता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला पूर्णिया है, जहां कुल साक्षरता दर राज्य में सबसे कम दर्ज की गई है। तो ये भी हमारा एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता 51.08% के आसपास देखने को मिलता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि बिहार की जनगणना पर एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराया जाए? फटाफट नीचे थोड़ा कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग 2011 बिहार की 2011 जनगणना के लिए एक्साइटेड है। फिर आता है तीसरा कि महिला साक्षरता दर में बिहार का कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पर है, जहां दर मात्र 41.7% के आसपास है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अगर हम देखा जाए महिला सबसे निचले स्थान पर है तो ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि महिला साक्षरता में सबसे पिछड़ा जो है वो एक तरह से सहरसा है, पूर्णिया नहीं है। क्योंकि सहरसा की जो है सहरसा में आपका 51 बार बार बोल रहा हूँ 41.68% देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारा एक तरह से गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही, मतलब इतना रहा और दर्ज की गई थी, जो कि राज्य के औसत से बहुत ऊपर थे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो देखा गया था वो आपका मधेपुरा रहा। ठीक है, मधेपुरा में कुछ एक पॉइंट और आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कोसी क्षेत्र में स्थिति है मधुरा बोल रहा हूँ, मधेपुरा जो क्षेत्र है 2001 से लेकर के 2011 के दौरान बिहार में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि 31.12% दिखाई देती है। और अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि सबसे कम वृद्धि दर किसने दिखाया, तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के उन 3 जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा होगा जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में सबसे है कम, आपका कैमूर में सबसे कम, उससे थोड़ा सा बढ़ता है आपका जमुई और उसके बाद बांका, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 488, ध्यान रखिएगा 488 व्यक्ति। ठीक है, 488 कह सकते हैं व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर
का देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद जमुई जो आता है सेकेंड नंबर पे, जमुई जो है इसमें करीब आपको देखने को मिलेगा 568 और बांका में कुल हो जाते हैं 674। तो ये टोटल आप देख पाएंगे कि 3 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले हो जाते हैं। अब आप नीचे कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया था। चलिए अगला प्रश्न आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जो इसे भारत का एक अत्यधिक ग्रामीण समाज बनाता है। तो हम जानते हैं जैसे कि अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तरह से अगर हम रूरल रखें और एक तरफ से अगर हम अर्बन रखें तो रूरल में क्या होगा, वहां पर जैसे ग्रामीण जो इलाका है, ग्रामीण इलाका रूरल के अंतर्गत हमें करीब सबसे ज्यादा 88.71% देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर शहरी क्षेत्रों में बात करें यानी अर्बन क्षेत्रों में बात करें तो 11.29% 11.29% देखने को मिलता है। प्रश्न में पूछा गया था सबसे मतलब बिहार की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 88.7%, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल बनता है, बिहार के औद्योगिक भूगोल और फैक्ट्रियों के क्षेत्रीय संकेंद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि बरौनी जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है, जहां एक तेल रिफाइनरी और एक बड़ा मतलब रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये पहला पॉइंट हमारा एक तरह से करेक्ट है क्योंकि बरौनी आप जानते ही हैं कि बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित है और बिहार का औद्योगिक हृदय के रूप में इसे माना जाता है। यहाँ सोवियत संघ के सहयोग से बनी तेल रिफाइनरी और अमोनिया यूरिया का बड़ा खाद्य कारखाना भी स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला पॉइंट तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है कि बिहार के भागलपुर शहर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ सदियों से पारंपरिक रूप से रेशम के कपड़ों का हथकरघा उद्योग संचालित हो रहा है। तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भागलपुर का जो टसर और भोंगा सिल्क है अपनी गुणवत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये सेकंड पॉइंट भी राइट होता है। तीसरा पॉइंट आता है डालमिया नगर रोहतास ऐतिहासिक रूप से सीसा और चमड़ा उद्योग का एशिया का सबसे बड़ा केंद्र था, जो कि वर्तमान में पूरी क्षमता से चल रहा है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है क्योंकि हम डालमिया नगर से ही मतलब बिलोंग करते हैं, डेहरी डालमिया नगर। देखिए ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है क्योंकि डालमिया नगर का जो पुराना फैक्ट्री था जहाँ पे आपको पता है कि हमेशा पेपर में मिलता है सीमेंट, कागज, चीनी और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ऐसे उद्योग थे, जैसे कि डलडा का भी था, मतलब तेल डालडा उद्योग बहुत बड़ा केंद्र था, है नहीं था, पुराने जमाने में चलता था। करीब 80 के दशक, जैसे कि आपका 1980 का जो दशक था उस वक्त ये काफी उस वक्त मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यह चलता था, लेकिन अब पूरी तरह से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। तो ये तीसरा पॉइंट पूरी तरह से गलत है। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के पारंपरिक और कृषि आधारित कुटीर उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प और घरेलू कुटीर उद्योग है जिसे जीआई टैग प्राप्त है और यह ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का मुख्य साधन भी है। तो पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सुजनी कढ़ाई और मतलब सिक्की जो घास हस्तशिल्प है, ये भी बिहार के ग्रामीण इलाकों के जीआई टैग उत्पाद है। देखिए सुजनी जो है, हाल ही में आपको पता है सुजनी जो कढ़ाई है इसके काफी चर्चा में था। और एक सिक्की होता है यानी कि एक सुनहरी घास जिससे सुंदर बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं, बिहार की अनूठी सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर के रूप में इसे माना जाता है। तो सेकंड वाला पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि बिहार के हाजीपुर शहर में प्लाईवुड उद्योग का बड़ा विकास हुआ है क्योंकि यहाँ गंडक घाटी से लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा। वैशाली और हाजीपुर के क्षेत्रों में चौरस मैदानी भाग और वृक्षों की प्रचुरता के कारण प्लाईवुड के कई छोटे बड़े कारखाने यहाँ पर काफी स्थापित किए जा चुके हैं। तो सत्य के रूप में तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला सवाल बनता है कि बिहार के किस शहर में रेल पहिया कारखाना और डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित किए गए हैं, जो कि भारतीय रेलवे के बड़े विनिर्माण केंद्र है। तो हम जानते हैं छपरा, बेला और जो मडौरा सारण का, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल बनता है कि
बिहार के मुंगेर जिले का जमालपुर शहर पूरे भारत में रेल इतिहास में किस विशेष कारण से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होगी कि यहाँ 1862 में स्थापित भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी रेल का जो कार्यशाला यानी रेलवे वर्कशॉप स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बनता है कि बिहार के किस जिले में बाटा इंडिया का एक बड़ा विनिर्माण प्लांट और चमड़ा शोधन केंद्र स्थित है, जो गंगा नदी के किनारे मोकामा के पास स्थित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर बनेगा पटना मोकामा, ऑप्शन ए। पटना जिले के पूर्वी छोर पर स्थित मोकामा में बाटा शू कंपनी की पुराना और बड़ा कारखाना स्थित है। मोकामा और दीघा के क्षेत्र जो चमड़े की सामान और जूतों के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि बिहार के पर्यावरण और इकोसिस्टम पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पिछले कुछ दशकों में बिहार के पारंपरिक जो मानसून चक्र में बदलाव देखा गया है, जिसके कारण मानसून की अवधि छोटी हो गई है और तीव्र वर्षा के दिनों में संख्या घट गई है। तो यहाँ पे अगर हम पहले पॉइंट पे बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में अब मानसून देर से आता है और कम दिनों में ही बहुत तेज बारिश होकर के चला जाता है, जिससे सूखे और बाढ़ दोनों चरित्र मतलब देखा जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड आता है कि भूजल के अत्यधिक दोहन और कम वर्षा के कारण दक्षिण बिहार के जिलों में जल संकट और फ्लोराइड आर्सेनिक संदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा कि गया, नवादा, मुंगेर के क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा पानी में बढ़ रही है, जबकि गंगा के किनारे वाले मैदानी जिले जैसे कि भोजपुर, पटना, यहाँ पर आर्सेनिक का जहर पानी में मिल रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट कह रहा है। तीसरा पॉइंट है कि उत्तर बिहार की आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से सूख रही हैं, जिससे प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। अब ये तो पॉइंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आर्द्र भूमियों के सूखने से जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिससे प्रवासी पक्षियों की संख्या घट रही है, ना कि बढ़ रही है। आराम से आप समझ सकते हो गलत होगा। पानी और भोजन न मिलने से विदेशी पक्षी अब इन चौरों पर कम आ रहे हैं। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो सत्य के रूप में देखा जाए तो एक और दो करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, बिहार के प्रमुख अभयारण्यों और उनके विशेष जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि सुपौल जिले को बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार का पहला जो कछुआ पुनर्वास केंद्र है वो सुपौल में नहीं बल्कि भागलपुर जिले के गंगा नदी के पास स्थापित किया गया, ताकि घायल कछुओं का इलाज और संरक्षण किया जा सके। तो ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर जो सुपौल लिखा गया ये गलत होगा, सुपौल नहीं भागलपुर कर सकते हैं। ठीक है, भागलपुर। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जमुई जिले में स्थित नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य में बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव कलरव कलरव जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट तो करेक्ट है, हम सभी को पता है, बहुत चर्चा का ये है, इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सही है। तीसरा पॉइंट आता है कि वैशाली जिले का बरेला झील पक्षी अभयारण्य भी एक प्रमुख आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है। देखिए बरेला सबसे पहले याद रखिएगा कि ये आपका वैशाली में पड़ता है, सेम आपको पेपर में हमेशा पूछा जाता रहता है। बरेला झील महान पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर संरक्षित है और यह वैशाली जिले में एक काफी सुंदर प्राकृतिक जलाशय है। तो ये सेकंड और थर्ड हमारा सही है। असत्य के रूप में तो केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों की मुख्य वनस्पति किस प्रकार की है, जो इसे भारत के अन्य मध्य भारतीय वनों से अलग करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ का जो जंगल है नम उप उष्ण मतलब नम उप उष्ण कटिबंधीय तराई के भावर और साल वनस्पति वाले हैं। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ये चाइनीज पता नहीं क्या थोड़ा सा टाइप हो गया था, मुझे भी नहीं पता, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला है कि बिहार के बेगूसराय की कांवर झील को गोखुर आकार यानी ऑक्सबो शेप का मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैदानी भागों में जब बूढ़ी गंडक, ठीक है, जब बूढ़ी गंडक बहुत ज्यादा बौखलाते हुए यानी सर कह सकते हैं सर्पिलाकार बहती है, तो समय के साथ उसमें एक बड़ा मोड़ नदी मतलब बड़ा मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है और इसी कटे हुए हिस्से से पानी भरने से गाय के खुर के आकार का कांवर झील बना हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, मतलब बूढ़ी गंडक नदी का सर्पिलाकार विसर्पण और मार्ग परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि
कि बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए मिशन 5 करोड़ का मुख्य जो भौगोलिक और नीतिगत लक्ष्य क्या था। तो इनका मुख्य लक्ष्य जो था बिहार के हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था। बिहार सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर और जल जीवन हरियाली के तहत मिशन 5 करोड़ अभियान चलाया था, ताकि बड़े पैमाने पर मनरेगा और वन विभाग के माध्यम से पौधे लगाकर राज्य के ग्रीन कवर को राष्ट्रीय मानकों के करीब लाया जा सके। राष्ट्रीय मानक कितना आपको पता है ना, 33%। ठीक है, जबकि बिहार में अभी 17% के आसपास है, 17% के आसपास है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की भू आकृतिक सीमाओं और भूखंडों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86 हिस्सा होता है। तो हम सभी जानते हैं ये पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार बिहार का दक्षिणी पठारी हिस्सा प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जबकि उत्तरी भाग टेथी सागर के मलबे से बना है। ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है, क्योंकि दक्षिण बिहार की चट्टानें भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है, जो प्राचीन गोंडवाना और आर्कियन लैंडमास का अंग है। उत्तरी जो मैदान है वो नवीन तेथिस के मलबे और नदियों के गाद से भरा हुआ है। तो ये सेकेंड पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। तीसरा आता है कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर की तुलना में अधिक है। अब भाई बताओ कि अधिक कैसे है? क्योंकि बिहार पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई होगी, पूर्व से पश्चिम, वो आपका 483 किलोमीटर है, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 है। तो ये तो थोड़ा सा उल्टा कह रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए सत्य क्या होगा, सत्य के रूप में हम देख सकते हैं 1 और 2, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। यार वीडियो लाइक नहीं किया हो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे इस चैनल पर। बिहार की विभिन्न प्रकार की चट्टानी संरचनाओं और उनके जिलों के मिलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानी बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे कि गया, नवादा, मुंगेर में मिलती है, जिसमें क्वार्टजाइट और अब्रक की प्रधानता होती है। तो ये पॉइंट हमने ऊपर में भी बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट आता है कि विंध्य क्रम की चट्टानें बिहार के उत्तर पूर्वी जिले जैसे पूर्णिया और कटिहार में व्यापक रूप से मिलता है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानें रोहतास और कैमूर में देखने को मिलता है। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है टर्सियर, यानी तृतीय क्रम भी कहा जाता है इसको। टर्सियरी क्रम की चट्टानें केवल सुदूर उत्तर पश्चिम चंपारण के शिवालिक सोमेश्वर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये पॉइंट सही है। हिमालय का निर्माण टर्सियरी काल में हुआ है, तथा शिवालिक श्रेणी का जो सोमेश्वर दून है इसी काल की नवीन पर्वत चट्टानों से बना हुआ है। तो तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर करेक्ट है। तो अब देखिए, पहला और तीसरा तो सही है। पहला और तीसरा सही होने की वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों के साथ एक साथ स्पर्श करती है, जिससे यह राज्य का दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार बन जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से कह सकते हो जो रोहतास है वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं वो फटाफट कमेंट करके बताओ, और झारखंड के साथ कितने साझा होते हैं। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक हमारी फर्स्ट सेकेंड वीडियो देखे हैं। जितने लोग भी देखे होंगे या फिर आपको पहले से नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। अगला सवाल आता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल पर स्थित नहीं है, बल्कि उसके उत्तर में एक अन्य जिला स्थित है। तो यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर, बाकी जो है सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी, ये सब जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब उसके आसपास सटे हुए पाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिला तिरहुत प्रमंडल के आंतरिक भाग में स्थित है, और इसके उत्तर में सीतामढ़ी और शिवहर जिले आते हैं, जो इसके नेपाल की सीमा से अलग करते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया सीधे नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल भी रहने वाला है, कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने के साथ साथ महानंदा नदी के
मुहाने पर स्थित है और ये जूट उद्योग के लिए काफी फेमस है। महानंदा जो नदी है वो पूरब से आकर के मिलने वाली, मतलब पूर्वोत्तर बिहार की कह सकते हैं सबसे आखिरी नदी है। ये आपका पूरब की आखिरी नदी है जो गंगा में आकर के बाईं ओर से आकर के गंगा में मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी कटिहार। ठीक है, कटिहार को टिक करेंगे। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। महानंदा और गंगा का संगम इसी के पास होता है। पश्चिम बंगाल के जूट बेल्ट के निकट होने के कारण कटिहार में बिहार की पुरानी जूट मिलें, जैसे कि आपका एक आरबीएच था, आरबीएच करके मिल था, ये आपको याद रखना, स्थापित किया गया था। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस वीडियो में इतने सारे सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।